हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग भाषा से रिलेटेड छठे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रयोजन मूलक हिंदी पर। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के अवधारणा पढ़ लेंगे। प्रशासनिक हिंदी क्या होता है, ठीक है, सामाजिक हिंदी क्या होता है, ठीक है, और प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, टिप्पण क्या होता है, और प्रारूपण और प्रतिवेदन को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन शब्द के साथ मूलक जो है वो प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, मूलक प्रत्यय जुड़ता है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मूलक प्रत्यय जुड़ने से या लगने से प्रयोजन मूलक पद जो है वो बनता है। ठीक है, यानी कि हम लोग जब प्रयोजन में मूलक प्रत्यय लगा देंगे तब उसमें क्या बन जाएगा, प्रयोजन मूलक बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य। ठीक है, प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य अथवा प्रयुक्ति। ठीक है, प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि आखिर उस पद का उद्देश्य क्या होने वाला है या उसका प्रयुक्ति क्या होने वाला है। ठीक है, मूलक से तात्पर्य है आधारित। मूलक का मतलब होता है कि उसी पर बेस्ड, ठीक है, उसी पर आधारित। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। यानी कि प्रयोजन मूलक से आप समझ जाइए, देखिए, किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है, ठीक है, वही है प्रयोजन मूलक भाषा। ठीक है, इस तरह प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह प्रत्युक्तिपरक, हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि हम लोग हिंदी का जो प्रयोग है, ठीक है, वो किसी विशिष्ट रूप या शैली से करेंगे। ठीक है, अब उसके संदर्भ में क्या होगा कि विशिष्ट भाषिक संरचना बनेगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा सामाजिक संपर्क का कार्य करती है। ठीक है, भाषा के इस रूप को संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक चरण में जो भी सामाजिक संपर्क भाषा का रूप करेगा या संपर्क के रूप में कार्य करेगा, जो भी प्रारंभिक चरण का भाषा, उसको हम बोलेंगे संपर्क भाषा। ठीक है, अब देखिए, संपर्क भाषा में आपको मान लेते हैं कि यदि सबसे पहले हम लोग को हिंदी नहीं आता है तो उससे पहले हम लोग यदि हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तो जैसे कि पुतलियों का झलकाना हो गया, ठीक है, या किसी को हाथ से ऐसे बुलाना, ठीक है, तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। लेकिन हम लोग जब सामाजिक संपर्क में आ गए, ठीक है, तो प्रथम चरण में जो भाषा का हम लोग उपयोग किए थे, ठीक है, उसी को बोला जाता है संपर्क भाषा। क्या बोला जाता है? संपर्क भाषा। संपर्क भाषा बहते नीर के समान होता है। जो संपर्क भाषा होता है ना, वो बहते नीर के समान होता है। ठीक है, पौड्रा की अवस्था में भाषा के वैचारिक संदर्भ परिपुष्ट होते हैं। ठीक है, और भावनात्मक अभिव्यक्ति कलात्मक हो जाता है। ठीक है, भाषा के इन रूपों के दो नामों से अभिहित किया जा सकता है, एक तो प्रयोजन मूलक और एक तो आनंद मूलक। ठीक है, मतलब भाषा का यहाँ पास इन तरह के विचारों से, भावात्मक विचारों से, कलात्मक विचारों से भाषा को दो भागों में यहाँ पास बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रयोजन मूलक या तो आनंद मूलक। आनंद विधायक भाषा साहित्यिक भाषा है। ठीक है, आनंद विधायक भाषा जो है, जो कि आनंद पर है रिलेटेड, वो साहित्यिक भाषा है। साहित्योत्तर मानक भाषा को ही वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का प्रतिपादन प्रयोजन मूलक भाषा से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों
प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप। ठीक है, देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। इसके बोलने व समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में तीसरे क्रम की भाषा है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये थर्ड रैंक पर आता है हिंदी, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा के रूप में। यानी कि हिंदी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब चूंकि वर्ल्ड का तीसरा भाषा है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः स्वाभाविक ही है कि विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा और भारत की अभिज्ञात राष्ट्रभाषा होने के कारण देश प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होगा। राष्ट्रीयता की दृष्टि के आसार उपकारक ही होगा। मतलब सपोज डैट यदि हिंदी जो है वह वर्ल्ड की क्या है? तीसरी लार्जेस्ट भाषा है। ठीक है, तो यह जो है वो भारत की क्या हो जाएगी? यह भारत की राष्ट्रभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब भारत की राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो जो भी देश है यहाँ पास, ठीक है, यानी कि जो भी देश का जो राष्ट्रभाषा होता है उसी में उसका प्रशासनिक कार्य होगा। ठीक है, माने भारत में प्रशासनिक कार्य जो होगा वो हिंदी में ही व्यापक रूप से होगा, मतलब ज़्यादा तौर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी के भाषिक अध्ययन का ही एक और नाम है, एक और रूप है। एक समय था जबकि सरकारी, अर्ध सरकारी या सामान्यतः कार्यालयीन पत्राचार के लिए अंग्रेजी एकमात्र भाषा, सक्षम भाषा समझी जाती थी। देखिए, जो प्रयोजनमूलक भाषा है, ठीक है, इससे पहले यदि देखा जाए तो भारत में जो है ना वो अंग्रेजी जो है वो सरकारी कामों में, अर्ध सरकारी कामों में या सामान्यतः जो भी ऑफिस होते थे वहाँ पास अंग्रेजी का दबदबा होता था और अंग्रेजी में ही ये सब पत्राचार वगैरह किया जाता था। ठीक है, अंग्रेजी की उक्त महानता आज सत्य से टूटी चेतना की तरह बेकार सिद्ध हो रही है, चूँकि हिंदी में अत्यंत बढ़िया और स्तरीय तथा प्रभावक्षम पत्राचार संभव हुआ है। अतः जो लोग हिंदी को अविकसित भाषा कहते थे, कभी खिचड़ी तथा कभी क्लिष्ट भाषा कहते थे या अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को नीचा दिखाने की मूर्खता करते थे, ठीक है, मूर्खता करते थे, उन्हें अब तक लगने लगा है कि हिंदी वाकई संसार का एक महान भाषा है। ठीक है, हर एक दृष्टि से परिपूर्ण एक संपन्न भाषा है। राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त अन्य नए नए व्यवहार क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में, ठीक है, जैसे बोलते हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें वगैरह, मंदिर में होता है, धार्मिक संस्थानों आदि में, जीवन के कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के स्थान पर ही हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, कानून और न्यायालय, उच्च स्तरीय वाणिज्य और व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का व्यापक प्रयोग बढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी हिंदी का प्रयोग सुविधाजनक और आवश्यक बन गया है। भारतीय व्यापार आज हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकता है। उनके कर्मचारी, ग्राहक सभी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं सब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा होती है क्या होती है? हिंदी होती है। तो सपोज डैट यदि कोई मान लेते हैं व्यापारी जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है तो उसको तो उस मार्केट में बाजार करने में दिक्कत होगा ना। ठीक है, व्यापार करने में वहाँ पास उसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनों से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बैंक में हिंदी का प्रयोजन अलग है, तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है। हिंदी के इस स्वरूप को ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है, हिंदी के इस स्वरूप को ही क्या बोलते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी बोलते हैं। प्रयोजनमूलक रूप के कारण हिंदी भाषा जीवित रही। आज तक साहित्यिक हिंदी का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन साहित्यिक भाषा किसी भी भाषा को स्थित्यात्मक बनाती है और प्रयोजनमूलक भाषा उसको गत्यात्मक बनाती है। देखिए, साहित्यिक जो है मान लेते हैं साहित्य में लिखा है तो वो भाषा को जब तक साहित्य
से संबंधित लोग या साहित्य को अध्ययन करने वाले लोग नहीं पढ़ेंगे तो उस भाषा को और अच्छे से नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो प्रयोजन मूलक भाषा है वो तो आमतौर पर सभी कार्यों में उपलब्ध होगा, हम लोग की सामान्य भाषा में भी उसका उपयोग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गत्यात्मक हो जाएगा, ज़्यादा प्रचलित हो जाएगा। गतिमान जीवन में गत्यात्मक भाषा ही जीवित रहती है, क्योंकि हम लोग का जीवन क्या है, गतिमान है। ठीक है, हम लोग को कहीं भी जाना है तो हम लोग को भाषा का संचार का उपयोग करना है। ठीक है, तो प्रचलित रहती है। आज साहित्य तो संस्कृत में भी है, लेकिन उसका गत्यात्मक रूप, प्रयोजन मूलक रूप समाप्त हो गया है, अतः वह मृतवत हो गया है। हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप अधिक शक्तिशाली तथा गत्यात्मक है। हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप ने केवल उसके विकास में सहयोग देगा, बल्कि उसको जीवित रखने एवं लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न प्रयोजन के लिए गठित समाज खंडों द्वारा किसी भाषा के ये विभिन्न रूप या परिवर्तन ही उस भाषा के प्रयोजन मूलक रूप हैं। अंग्रेजी शासन में यूरोपीय संपर्क से हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा काफ़ी बदला। धीरे धीरे हमारे जीवन में नई उद्भावना जैसे पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, बैंकिंग पनपी और तदनुकूल हिंदी के नए प्रयोजनमूलक भाषिक रूप भी उभरे। स्वतंत्रता के बाद तो हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और तदनुरूप उसके प्रयोजनमूलक रूप भी बढ़ जाते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। साहित्यिक विद्याओं और संगीत, कपड़ा बाजार, सट्टा बाजारी, चिकित्सा व्यवसाय, खेतों खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कलाओं, कला व खेलों के अखाड़ों, कोटी कचहरी आदि में प्रयुक्त हिंदी पूर्णतः एक नहीं है। रूप रचना, वाक्य रचना, ठीक है, मुहावरे आदि की दृष्टि से उनमें कभी कभी थोड़ा थोड़ा या कभी अधिक अंतर स्पष्ट होता है और ये सभी हिंदी के प्रयोजनमूलक परिवर्तन या उपरूप हैं। ठीक है, जो भी चेंजिंग आ रहा है उसमें वो क्या है, उसका ही एक उपरूप है। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं। प्रयोजनमूलक भाषा की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पहला है वैज्ञानिकता। देखिए, प्रयोजनमूलक शब्द परिभाषिक होते हैं, किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामांकन होता है जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ठीक है, ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी की परिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो था दोस्तों वैज्ञानिकता। ठीक है, मतलब कि प्रयोजनमूलक शब्द क्या है, परिभाषिक होते हैं, माने उसका भी डिफिनेशन होता है। ठीक है, और किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामांकन होता है। ठीक है, तो यही है वैज्ञानिकता। आगे है अनुप्रयुक्तात्मक। देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय और समासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है, इसलिए हिंदी की शब्दावली के अनुप्रयोग सहज है। ठीक है, और इसका भी जो है शब्दावली बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, समासिक शब्द हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जब प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग ज़्यादा होगा तो इसका जो शब्दावली होगा वो क्या होगा, बहुलता पाई जाएगी उसमें शब्दावलियों में। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। आगे है वाच्यार्थ प्रधानता। देखिए, हिंदी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। हिंदी के जो पर्याय शब्द होते हैं उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। ठीक है, 2-3 पर्यायों से नया शब्द चुन करके निकालना संभव है। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, अतः हिंदी का वाच्यार्थ भ्रांति उत्पन्न करता है। ठीक है, भांति नहीं उत्पन्न करता है। जैसे कि देखिए, जो पाड़ी होता है, ठीक है, पाड़ी का मतलब होता है दोस्तों हाथ। ठीक है, एक पाड़ी का मतलब होता है दोस्तों आपका इज्जत। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग किस सेंटेंस में कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आगे देखिए, सरलता और स्पष्टता। देखिए, हिंदी की
प्रयोजनमूलक शब्दावली सरल और एकार्थ है। एकार्थ कहने का मतलब कि एक अर्थ प्रकट करने वाला, जो प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण है। प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण यही होता है कि जो अर्थ दे ना वो उसका, मान लीजिए कोई वाक्य है तो उसका अर्थ जो निकले वो एक ही निकले, ठीक है। अन्यथा ऑफिस वगैरह में इसको देना है प्रयोजनमूलक तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके कर्मचारी जो है उस भाषा का दूसरा अर्थ निकाल लेंगे तो इस पर गलत हो जाएगा। प्रयोजनमूलक भाषा में अनेकार्थ दोष है। जो भी प्रयोजनमूलक भाषा है इसमें क्या है, अनेक अर्थ निकालना क्या है, दोष है। हिंदी शब्दावली इस दोष से मुक्त है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ है, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया है। आज प्रयोजनमूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तकनीकी शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप तथा व्याख्या। ठीक है, देखिए प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप तथा इसका व्याख्या। प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी के रूप में होता है, जिसका तात्पर्य कार्यालय, क्रियाशील या वृत्तिमूलक है। अंग्रेजी का यह शब्द प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द के संकल्पना को स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, फंक्शनल जो है वो हिंदी के इस प्रयोजनमूलक शब्द की स्पष्टता नहीं दे पाता है, इसलिए इसके लिए दूसरा शब्द माना जाता है अप्लाइड, जिसका तात्पर्य होता है अनुप्रयुक्ता, प्रायोगिक। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दोनों शब्द जितना उपयुक्त होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, जो भी अप्लाइड है या फंक्शनल है, जितना उपयोग होना चाहिए उतना क्या है, उपयुक्त नहीं है। फिर भी प्रयोजनमूलक शब्द का निकटवर्ती समानार्थी शब्द है अप्लाइड। ठीक है, जो प्रयोजनमूलक शब्द है इसका जो निकटवर्ती या समानार्थी शब्द जो बोल सकते हैं वो क्या है, अप्लाइड है। प्रयोजनमूलक शब्द का तात्पर्य भाषा का उद्देश्य या प्रयोजनशीलता है। ठीक है, प्रयोजनमूलक शब्द यानी प्रयोजन का जो शब्द है इसका तात्पर्य जो है वह है भाषा का उद्देश्य, ठीक है, या उसकी प्रयोजनशीलता। मूलक शब्द का तात्पर्य आधार या बेस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजनमूलक है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रयोजनमूलक हिंदी को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का परिभाषिक होगी। ठीक है, जो विशिष्ट हिंदी है जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जा रहा है वह क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी। हिंदी का वह प्रयुक्त विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिगत तथा संदर्भगत के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक विविध क्षेत्रों का अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आपत्तियों और विपत्तियों से जूझती हुई हिंदी आज वास्तविक धरातल पर वर्तमान है, जिसके लिए यह जरूरी है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग उसके युक्तिपरक अथवा प्रायोगिक पत्र को स्पष्ट किया जाए। यहाँ उसके दोनों पक्षों अर्थात व्यवहारिक एवं प्रयोजनमूलक हिंदी को अधिक स्पष्ट करने का काम किया गया है। देखिए आगे है प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ। भाषा और साहित्य के स्तर पर हिंदी का इतिहास बहुत प्राचीन है। ठीक है, यह एक अत्यंत विकसित एवं समृद्ध भाषा है। सामाजिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर जो बदलाव आया है उसमें हिंदी का योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी भाषा को सौंदर्य एवं गुणवत्ता प्रदान करने में शैली का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शैली ही भाषा को प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि आपने बातों का जो है वो समाज के बीच कैसे किस शैली में आपको अपनी बात को रखना है कि समाज के लोग जो उसको समझ जाए।
तो जो शैली होता है हमारा, ठीक है, वो किसी भी सामाजिक लोगों को समझाने में क्या होता है, प्रभावशाली होता है। अच्छा शैली से बोलेंगे तो लोग जल्द समझ जाएंगे, ठीक है। तो ही होता है कि शैली जो है ना, वो ये प्रयोजनमूलक भाषा को भी प्रभावशाली बना देता है, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए प्रयुक्त या प्रयुक्ति एवं विद्या जिम्मेवार है। प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध जीवन एवं समाज से है। यह समाज से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को वाणी प्रदान करती है, जिसके लिए विभिन्न शैलियों की जरूरत होती है। वह भिन्न भिन्न मुद्दों को तौर तरीकों से व्यक्त करने में सफल होती है, जो निम्नोक्त नामों से जानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो भाषा को किस शैली में रखा जाना है उसके सभी प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला है बोलचाल की शैली, दूसरा है संवाद शैली, तीसरा है भावात्मक शैली, चौथा है साहित्यिक शैली, फिर है सामाजिक शैली, फिर है पत्र लेखन शैली, फिर है प्रशासनिक शैली, फिर है राजनीतिक शैली और फिर है धार्मिक शैली। तो सभी शैली जो होते हैं भाषा का, वो अपने अपने जगह पर बेहद ही खास होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग साहित्यिक शैली का इस्तेमाल आम तौर पर बोलचाल की भाषा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन वो सुटेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विभिन्न विषयों या संदर्भ या तथ्यों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरी होती है, जिसकी प्रयुक्ति का संबंध भाषा विज्ञान से होता है। प्रसिद्ध भाषाविद हैलिडे के अनुसार, देखिए, प्रसिद्ध भाषाविद हैलिडे के अनुसार भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियां बोलते हैं, ठीक है। देखिए, हैलिड बता रहे हैं ना कि जो भी भाषा समुदाय है उसमें विभिन्न वर्ग जो होते हैं वो अपना अपना अलग अलग बोलियां बोलते हैं। एक अन्य दिशा में भी भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जा सकती है। प्रयोग भेद की दिशा में भाषा प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों में उसमें स्वतः भेद आ जा सकते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के रूप भेद को जो नाम दिया जाता है उसे रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। यानी कि प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को जो नाम दिया जा रहा है वह क्या है? रजिस्टर। अतः स्पष्ट है कि भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग की प्रयुक्ति कहते हैं। भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोगों को क्या कहते हैं? प्रयुक्ति कहते हैं। प्रयोग में आने वाले निम्नवत प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियाँ इस प्रकार है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर समझने की बात एक है कि भाषा का प्रयोग हम लोग किस आधार पर कर रहे हैं। तो जिस आधार पर कर रहे हैं उसको प्रयुक्ति बोलेंगे। तो प्रयुक्ति भी होता है वो निम्नोक्त प्रकार का होता है। जैसे पहला है साहित्यिक प्रयुक्तियाँ, दूसरा है वाणिज्यिक प्रयुक्तियाँ, तीसरा है कार्यालयी प्रयुक्तियाँ, चौथा है राजभाषा प्रयुक्तियाँ, फिर है विज्ञापन एवं मीडिया भाषा प्रयुक्तियाँ, फिर विधि एवं कानून भाषा प्रयुक्तियाँ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्तियाँ, ठीक है। तो इतने सारे प्रयुक्तियाँ होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ने वाले हैं सामाजिक पत्राचार की ओर। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है सामाजिक पत्राचार, ठीक है। देखिए सामाजिक पत्राचार क्या होता है। वैसे पत्र जिनमें दैनिक जीवन के व्यवहार की बात उद्धृत हो, मतलब जो भी हम लोग दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में कर रहे हैं उसकी बात जो है वो उद्धृत हो, लिखित हो, उसे सामाजिक पत्र कहेंगे। इसके अंतर्गत संबंधियों को पत्र लिखते हैं वो आ जाएगा, बधाई का पत्र किसी को भेजते हैं वो आ जाएगा सामाजिक पत्राचार में, शोक का पत्र आ जाएगा, परिचय का पत्र आ जाएगा, निमंत्रण का पत्र आ जाएगा सामाजिक पत्राचार में, और विविध पत्र जो होंगे इसमें सामाजिक पत्राचार में आ जाएंगे। तो याद रखिए संबंधियों के पत्र, बधाई के पत्र, शोक के पत्र, परिचय के पत्र, निमंत्रण एवं विविध प्रकार के पत्र जो है इनमें सामाजिक पत्राचार में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे है सभ्य समाज की पत्र लेखन एवं कलात्मक देन है। जो सभ्य है वो समाज की क्या है? पत्र लेखन है एवं कलात्मक देन है।
जिसमें वह अपनी चिंताओं से लोगों को परिचित करवाता है। वह अपने संबंधी से खुलकर अपनी बात लिखकर व्यक्त करता है। पत्र लेखन से निकटता बढ़ती है एवं व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निकट होता है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि अब मोबाइल का ज़माना हो गया दोस्तों, तो हम लोग कॉल से बात करके अपनी जो है रिश्तेदार हो गए, ठीक है, या जो भी नज़दीक का रिलेटिव्स हो गए, सबसे बात करके अपनी नज़दीकी को बनाए रखते हैं। लेकिन जब मोबाइल नहीं था तो उससे पहले लोग पत्र भेज करके अपने रिलेशन को बनाए रखते थे, ठीक है। ऐसे पत्र को पढ़कर उसकी विशेषताओं से लोग को परिचित करवाते हैं। इससे अच्छे बुरे और भले बुरे की पहचान होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छे सामाजिक पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का होना आवश्यक है, तभी उसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसके कुछ औपचारिक नियम हैं जिसको पालन करना आवश्यक है। देखिए, अब चूंकि मान लेते हैं हम लोग कि अपने संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, तो सेवा में श्रीमान ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये भाषा में यदि लिखेंगे तो उनको हमारे हाल के बारे में, हमारे जो जीवन से रिलेटेड जो संकट है या खुशी है, इसके बारे में तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसका भी कुछ जो होता है ना, लिखने का औपचारिक नियम होता है, इसको भी पालन करना क्या होता है, आवश्यक होता है। देखिए, ये बातें यहाँ ध्यान देने योग्य हैं कि सबसे पहले पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक दिया जाता है, ठीक है। सपोज डैट यदि मान लेते हैं कि आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो, एक मिनट दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो पत्र के कॉपी है, ठीक है, पेज है, तो जो भी पत्र का प्रेषक है, ठीक है, वो अपना नाम पता वगैरह जो है वो पत्र के दाहिने ओर लिख लेगा, ठीक है। नाम पत्र कहाँ लिखेगा, पत्र के दाहिने ओर, ठीक है, और दिनांक के साथ। जिसके पास पत्र लिखा जाता है उसे प्रेषिती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेषिती ना। तो उसके प्रति संबंध के अनुसार, संबंधित के अनुसार समुचित अभिवादन या संबोधन किया जाता है। कि आपके मामा के पास पत्र भेज रहे हैं, कि आप अपने दोस्त के पास पत्र भेज रहे हैं, उसी अनुसार से उनका संबोधन कीजिएगा आप। यह प्रेषक या प्रेषिती कहने में उसके प्रति संबंध के अनुसार, संबंधित के अनुसार समुचित अभिवादन का संबोधन किया जाता है। यह प्रेषक या प्रेषिती के संबंध पर निर्भर होता है कि कौन संबंध के हैं वो लोग। हिंदी में पिताजी के पास पत्र लिखते हैं तब हम प्रातः स्मरणीय पिताजी, तथा माँ जी के पास लिखते हैं तब प्रातः स्मरणीय माँ जी लिखते हैं, ठीक है। इसके उपरांत चरण स्पर्श लिखते हैं। अगर अपने छोटे के पास लिखेंगे पत्र को तो चिरंजीवी तथा हार्दिक शुभकामना लिखना उचित समझते हैं। तो जिस प्रकार आप पत्र को अपने जिस बड़े, या तो बड़े रिलेटिव के पास भेज रहे हैं या तो छोटे, ठीक है, या तो अपने दोस्त लोग के पास भेज रहे हैं, तो उसी अनुसार से उसका जो है संबोधन वो पत्र में दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, संबोधन से आत्मीयता और व्यवहारिकता की जानकारी होती है। मान लेते हैं कि आप यदि पत्र में अच्छा संबोधन किए तो आपके जो रिलेटिव हो जाएंगे कि हाँ, वो जान जाएंगे कि हाँ, वो लड़का का अच्छा व्यवहार है, ऐसा लिखा है, ठीक है। इसके बाद अपनी यथा स्थिति से अवगत कराते हुए, ठीक है, जो भी आपका जीवन में भी चल रहा हो उससे अवगत कराते हुए अनुच्छेद की परिपाटी से कई अनुच्छेदों में अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। जहाँ प्रेषक का कोई कष्ट न हो इस बात पर ध्यान दिया जाता है, उसका दिल न दुखे, उन शब्दों को का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उसको कड़वा लगे, ठीक है। कड़वा बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं उत्तेजना में कुछ कड़वी बातें आ गई है तो उसके लिए क्षमा याचना भी जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमें सहनशीलता एवं मर्यादा के पाठ सुसज्जित किया है, ठीक है। जिस तरह से मानव के अंग हैं, ठीक उसी प्रकार पत्र के भी अंग जो होते हैं वो गढ़े जाते हैं। तो देखिए, पत्र का अंग किस किस प्रकार का है। पहला देखिए, पता और दिनांक। दूसरा, संबोधन एवं अभिवादन, जो भी शब्दावली लिखेंगे उसका। तीसरा है पत्र की सामग्री या कलेवर, ठीक है। चौथा है पत्र समाप्ति के साथ
निष्कर्ष और आखिरी है अपना परिचय सह पता। ठीक है, तो पता और दिनांक याद रखिए। संबोधन एवं अभिवादन शब्दावली लिखना होगा, याद रखिए। पत्र की सामग्री या कलेवर लिखना होगा। पत्र समाप्ति के साथ निष्कर्ष लिखना होगा और अपना परिचय सह पता लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप को। देखिए, प्रयोजन एवं प्रयुक्ति प्रतियुक्ति की दृष्टि से विगत सदी से हिंदी के आयाम का काफ़ी विस्तार हुआ है। हिंदी अब भारत ही नहीं विश्व की प्रमुख भाषा बन गई है। ठीक है, जो कि हम लोग तीसरा भाषा के रूप में भी पढ़े थे। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपदेयता के कारण विभिन्न प्रयोजनों की भाषा बन गई है यह हिंदी। उसकी एक प्रयोजनमूलक तस्वीर उभरी है जो इस भाषा की नई भूमिका को विकसित करती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के इस स्वरूप का निरंतर सत्वर गति से विकास हो रहा है। इस भूमिका में उसके निम्नलिखित रूपों का अध्ययन प्रस्तुत संदर्भ में आवश्यक है। प्रशासनिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, तकनीकी हिंदी और जनसंचारी हिंदी। ठीक है, एवं अनन्य विविध प्रयोजनों की हिंदी। यानी कि हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप में देखेंगे तो इसके मेनली 4-5 प्रकार बोल सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, जनसंचारी हिंदी और विविध हिंदी में आ जाएंगे दोस्तों आपका जो विधिक हिंदी आ जाएगा। यहाँ पास विधिक हिंदी कर लीजिए, विधिक हिंदी और विविध प्रयोजन हिंदी जैसे कि शैक्षिक हिंदी आ गया। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं ये सब विविध प्रयोजन की हिंदी होती है। ठीक है, तो वंस अगेन फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए। प्रशासनिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, जनसंचारी हिंदी और विधिक हिंदी। ठीक है, क्या विधिक हिंदी और अन्य विविध हिंदी जैसे शैक्षणिक हिंदी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में डीपली जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रशासनिक हिंदी से आरंभ करते हैं। संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा का पूर्ण रूप नहीं प्राप्त कर सकती है, फिर भी संघ की राजभाषा होने की ओर वह पूर्ण वेग से गतिशील है। इसके लिए इसके फलस्वरूप संघ और राज्य की प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी ने सरकारी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। हिंदी के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी प्रशासनिक हिंदी है, प्रशासनिक हिंदी जो है वो हिंदी को ही दर्जा मिला गया है। ठीक है, अब चूंकि हर स्टेट के लिए हम लोग उसकी जो राजभाषा है उसको हिंदी तो लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी सरकार की विभाग होती है, कार्यालय होती है या जो भी उपक्रम उससे संबंधित होती है वो हर जगह हिंदी जो है ना अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। फलतः प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों के विविध रूपों के लिए उसने अपने रूप गढ़ने प्रारंभ कर दिए हैं। पत्राचार, टिप्पण प्रारूपण या आदेश, अनुदेश, ज्ञापन, परिचय पत्र, आवेदन, अभ्यावेदन, संकल्प, संलेख, विज्ञप्ति, अधिसूचना, पृष्ठाकनन, स्मार या अर्ध सरकारी या पत्र आदि प्रशासनिक व्यवहारों के विभिन्न रूप प्रचलित एवं प्रयुक्त हो रहे हैं। जो भी इतने चीज़ हैं, जो भी यहाँ पास हिंदी का उपयोग हो रहा है उसमें प्रशासनिक हिंदी का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इन प्रयोजनों के लिए अनेक नए परिभाषिक पद, वाक्यांश निर्मित एवं विकसित हो चुके हैं, जिनके प्रयोग से प्रशासनिक हिंदी के विविध रूपों के विकास हो रहे हैं। जैसे कि अनुमोदनार्थ, ठीक है, या निर्देशानुसार या यथा प्रस्तावित या यथा निर्देशित। तो ये सब क्या है, कार्यालय वाला जो भी नोटिस वगैरह आता है उसमें ये सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए या के अनुसरण में या निविदा, ठीक है, या प्राकथन या प्राधिकार, निकाय, प्रोन्नति या साक्षांकन या समर्थ आदि असंख्य परिभाषिक शब्द प्रशासनिक स्तर पर प्रचलित हो चुके हैं।
ठीक है, आप देखे होंगे जो भी प्रशासनिक स्तर के पत्र जारी किए जाते हैं उनमें इतने सारे शब्दावली का इस्तेमाल होते रहता है। देखिए, ऐसे वाक्यों या पदों शब्दों से विकसित हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक क्षेत्रों में जिस रूप से हो रहा है उससे आशा की जा सकती है कि विश्व की अन्य विकसित भाषाओं की भांति हिंदी भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने को तैयार करने की दिशा में अग्रसर है। आगे है व्यावसायिक हिंदी। भारत विश्व का एक बड़ा बाजार है। यहाँ की राष्ट्रभाषा व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी ही है, जिसके बोलने में समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, बोलने वालों से समझने वालों की, जो बोलने वालों में जो समझते हैं, जो हिंदी को समझ रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या जो है वो बराबर है, यानी कि सर्वाधिक है। इसलिए विपणन की दृष्टि से हिंदी को व्यवसाय की भाषा के रूप में समृद्ध होना होगा और हिंदी इस दिशा में तेजी से गतिशील है। ठीक है, जैसे देखिए ये जो लाइन है दोस्तों, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पास बोला जा रहा है कि बोलने में समझने वाली की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पास बोलने से होगा, बोलने से समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि हिंदी यदि कुछ कुछ उसको आता होगा, ठीक है, भले ही उसे बोलने नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब कुछ कुछ आ रहा होगा तो उसको समझने में परेशानी नहीं होगा। उसी चीज़ के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, अनुबंध, लाभांश खाता या साख, आयात, निवेश, निर्गम, जोखिम या हुंडी, तेजी, मंदी, आवर्ती जैसे अनगिनत शब्द का व्यवहार व्यवसाय जैसे बैंक में, बीमा आदि क्षेत्रों में ये सब हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट प्रयुक्ति का यह क्षेत्र व्यावसायिक पत्राचार और बैंक, बीमा, परिवहन, विज्ञापन और व्यापार के अन्य उद्योगों का है। ठीक है, उपयोगों का है, मतलब हम लोग जो भी बैंक वगैरह में शब्दावली उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं ये सब सारे शब्द जो होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं। इन सभी व्यावसायिक पत्राचार और बैंक, बीमा, परिवहन, विज्ञापन और व्यापार के अन्य उपयोगों का है। इन सभी व्यावसायिक व्यवहारों में हिंदी की विशेष प्रयुक्ति व्यावसायिक हिंदी के स्वरूप को रेखांकित करती है। इस प्रयुक्त क्षेत्र में हिंदी को बाजार और आर्थिक परिदृश्य की भाषा के रूप में अनुकूल विस्तार मिला है। आगे देखिए, आगे है तकनीकी हिंदी के बारे में। देखिए दोस्तों, तकनीकी हिंदी वैज्ञानिक अनुसंधानों उपलब्धियों को पूर्णतः व्यक्त करने में तत्काल असमर्थ होने के कारण वैज्ञानिक क्षेत्र में अंग्रेजी इस पर हावी हो गई है। ठीक है, देखिए जो भी टेक्निकली लैंग्वेज होती है उस पर अभी हिंदी भले ही मान सकते हैं कि अभी बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग जो होते हैं वो लैटिन भाषा का होता है, अमेरिकन लैंग्वेज का, या तो फिर जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अभी तो हावी है अंग्रेजी, किंतु विगत कुछ दशकों में हिंदी का विकास वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिक विषयों एवं क्षेत्रों में प्रयुक्त अनेक अंग्रेजी शब्दों के सटीक पर्याय बने हैं तथा बहुत से वैज्ञानिक अवदानों का आविर्भाव हिंदी के क्रोड में भी हुआ है। अनेक प्रेक्षापात्र एवं उपग्रह के ही नाम हिंदी में नहीं बल्कि उनके निर्माण क्रम में आने वाली विविध प्रक्रियाएं भी हिंदी में व्यक्त हो रही है। ठीक है, अब जो है हिंदी में जैसे कि चंद्रयान 3, ठीक है, तो अन्य अन्य जो नाम है वो अब हिंदी में इसका उपयोग होने लगा और जो भी उसका विविध प्रक्रिया है उसके निर्माण वगैरह का वो हिंदी में ही जारी किया जाने लगा। भारत सरकार के साथ साथ अन्य वैज्ञानिक विभाग तथा सरकार भी इस क्षेत्र में क्रियाशील है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने हजारों वैज्ञानिक शब्दों का मानक पर्याय निर्धारित किया है, जिनके प्रयोग से हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य की समृद्धि हुई है। यंत्र, तंत्र, वितान, वातानुकूलन, अयस्क, घर्षण, अघूर्णन या कुंजीपटल या संगणक या समकालन या निषेचन आदि जैसे सहस्त्र शब्दों ने तकनीकी साहित्य को समृद्ध किया है। देखिए ये सभी जो शब्दावली हैं ये सब जो है ना, ये सब तकनीकी साहित्य में उपयोग होता है, यानी कि तकनीकी हिंदी में सबका उपयोग होता है।
आज कुरुक्षेत्र वैज्ञानिक आविष्कार या विज्ञान प्रगति, खेती जैसे वैज्ञानिक पत्रिकाएं हिंदी में उपलब्ध है, जिसका नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों, इसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में मानक कोड के लिए इसकी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिस्ट प्रौद्योगिकी, इंटरनेट पर वेबसाइट में निर्माण के लिए जिस्ट प्रौद्योगिकी, इंटरनेट पर वेबसाइट में निर्माण के लिए क्या है, तो डायनामिक फॉन्ट आदि के विकास से हिंदी इस क्षेत्र में भी उपस्थिति दर्ज कर रही है। देखिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो कंप्यूटर का मानक कोड है वो क्या है, इसकी, ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो जिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, जिस्ट प्रौद्योगिकी, और इंटरनेट पर जो वेबसाइट निर्माण करने में उपयोग किया जा रहा है वह क्या है, डायनामिक फॉन्ट। तो ये सभी जो हैं दोस्तों हिंदी में इन सभी का विकास होने लगा है। अब ईमेल एवं पेजर पर संदेश भी हिंदी में भेजे जाने लगे हैं अब। ठीक है, फिर भी वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी को और अधिक प्रयोजनमूलक बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे है संचारी हिंदी, जनसंचारी हिंदी। देखिए, जनसंचार का अर्थ है दोस्तों मुद्रित अथवा तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से विचारों एवं अनुभवों को सामान्य जन तक पहुंचाना। ठीक है, चाहे आप जिस माध्यम से पहुंचा रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि तकनीकी का इस्तेमाल करके मोबाइल से हम लोग दो व्यक्तियों के बीच अपने बातों को रखने का सिस्टम बना दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनसंचार हिंदी हो गया। ठीक है, टेलीफोन, ये सब जैसे कि यहाँ पास बताया गया है कि देखिए पत्र पत्रिकाएं हैं, फिल्म है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, विज्ञापन आदि, ये सब क्या है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से जनसंचार के लक्ष्य को पूरा करने में हिंदी ने काफ़ी प्रगति की है। तो जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, फिल्म है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, ये सब क्या है, जनसंचारी हिंदी है। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, विज्ञापन, पत्र पत्रिका आदि विभिन्न श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करती है। फलतः उद्घोषक, अनुवाद, प्रशासन, निष्पादक, प्रश्रोता या पटकथा या ध्वनिंकन या परिचर्चा या संवाददाता, वार्ता, ये सब जो है ना, ये सब संचारी हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। जैसे एकांश, धारावाहिक जैसे असंख्य शब्द जो हैं वो लोकप्रिय हैं किसमें, जनसंचारी हिंदी में। अखबार से लेकर गुणात्मक संसाधनों तक हिंदी में अपनी प्रयुक्ति के जनसंचारी आयाम को अनवरत समृद्ध किया है। ठीक है, तो ये सभी जनसंचारी है। देखिए, जो भी बीच बीच में आ रहा है, ठीक है, जो भी बीच बीच में वर्ड आ रहा है, जैसे ये सभी, तो ये सभी उदाहरण में देकर के प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन जनसंचारी हिंदी है। तो बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और ये सब को जरूर नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है विधिक हिंदी। देखिए, देश के स्वतंत्र होने के बाद जब भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाया तो संसद एवं अन्य विधानमंडलों द्वारा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा में अधिनियम पारित होने लगे। इसके साथ ही अंग्रेजी में पहले से उपलब्ध प्रायः सभी विधियों, नियमों, उपनियमों या अधिनियमों के प्राधिकृत अनुवाद प्रस्तुत किए गए। मतलब जो पहले इंग्लिश में था, जैसे ही हिंदी को राजभाषा के रूप में, देश के राजभाषा के रूप में अनुमोदित किया गया, उसके बाद सारी चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। फिर भी विधि के क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। जो भी कोर्ट वगैरह होता है वहाँ पास क्या है, अंग्रेजी का वर्चस्व है। उच्चतम न्यायालय भी भाषा अभी भी क्या है, अंग्रेजी ही है। इस क्षेत्र में हिंदी को अपना वैभव और बढ़ाना होगा तथा इस क्षेत्र के विशेष को पहल करना होगा, विशेषों को पहल करना होगा। जो इसमें विशेष लोग होते हैं, सट्टा पट्टा, कारनामा या संविदा जैसे लेखों के लिए हिंदी का प्रयोग सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसमें शैक्षिक हिंदी। देखिए, संविधान में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की छूट देने से शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा है। ठीक है, यह एक भ्रम है कि अंग्रेजी के बिना हम
आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान से वंचित रह जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि जर्मन, फ्रांस, रूस, चीन आदि ने बगैर अंग्रेजी की अपनी भाषा के बल पर ज्ञान विज्ञान के उच्च सोपान को प्राप्त किया है। जैसे अभी भी देखिए, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, अभी जितने सारे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हिंदी से नहीं बल्कि अंग्रेजी से प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को सुधारना होगा दोस्तों। हम अपने राजभाषा हिंदी में भी हम लोग अपने जो टेक्निकल चीज़ होंगे या जो भी हम लोग ज्ञान विज्ञान को डेवलप करना चाह रहे होंगे वो सभी डेवलप हो सकते हैं हिंदी में भी। ठीक है, भारत सरकार ने इस दिशा में कारगर कार्रवाई की है और हिंदी निदेशालय, परिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजभाषा आयोग और अनुवाद ब्यूरो जैसे संस्थाओं की स्थापना कर हिंदी में ज्ञान विज्ञान की स्तरीय पुस्तकों के प्रणयन या प्रस्तुतिकरण एवं परिभाषिक एवं तकनीकी शब्दों के मानक हिंदी रूप स्थिर करने में लाध्य कार्य किया है। ठीक है, परिणामतः अब शैक्षणिक हिंदी के रूप में अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा इतिहास, भूगोल, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, रसायन, भौतिक, प्राणी शास्त्र, प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय विज्ञान आदि अनगिनत प्रक्षेत्रों में उपलब्ध हैं। भारतीय समाज में हिंदी माध्यम से शैक्षिक अवसरों को फैलाव से ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के विभिन्न स्तरों पर व्यापक परिवर्तन की संभावना है। जैसे यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम ही ले लीजिए तो ज़्यादा लोग जो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं, तो हिंदी का लेवल जो भी है वो कुछ मानकों में शैक्षिक दृष्टि से कम है। ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र में भी हिंदी ने अपनी प्रयोजनमूलकता सिद्ध की है। ठीक है, जैसे कि गुगली, गोल, बल्ला या बल्लेबाज, क्षेत्र, आरक्षण क्षेत्र, रक्षक, चौका, छक्का आदि जैसे शब्दों से हिंदी ने खेल जगत को भी समृद्ध किया है। ठीक है, सामान्यतः कहा जा सकता है कि हिंदी ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपने प्रयोजनमूलक स्वरूप का विस्तार किया है। विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए हिंदी को अपनी भाषिक रचना को लोचदार एवं भव्य बनाना होगा। अपने प्रयोजनमूलक स्वरूप के विस्तार के कारण ही हिंदी आज विश्व मंच की भाषा बनने का स्वप्न देख रही है। वह दिन दूर नहीं जब यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भाषा बनकर अपना और अपने देश का मान्यवर्धन करेगी। ठीक है, ये ज़रूरी भी है दोस्तों, जैसे कि हम लोग किसी दूसरे भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, हिंदी हम लोगों का अपना मूल भाषा है। ठीक है, तो इसका बढ़ावा देना अपने राष्ट्र की एकता को दिखाएगा। ठीक है, और अपने पावर को दिखाएगा कि हमारा भारत का जो है विश्व में पावर क्या है। ठीक है, संस्कृति की कोख से जन्मी इस भाषा को विभिन्न अर्थबोधक शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के लिए संस्कृति जैसी सर्वाधिक समर्थ भाषा का सानिध्य प्राप्त है। इसलिए इसे किसी भी प्रकार की तकनीकी एवं गैर तकनीकी विश्लेषण के लिए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का संकट नहीं है, आवश्यकता है केवल उसके समुचित उपयोग की। ठीक है, यदि उपयोगिता बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। निष्कर्ष, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी प्रयोजनमूलकता की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो गई है। आगे है प्रशासनिक पत्राचार। ठीक है, देखिए, सरकारी पत्राचार या प्रशासनिक या कार्यालय पत्राचार से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जो किसी मंत्रालय, कार्यालय, संस्था तथा कार्यरत कर्मचारी के बीच प्रशासनिक या कार्यालय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब प्रशासनिक पत्राचार का उपयोग वहाँ होता है जहाँ सरकारी कुछ कामकाज हो, ठीक है, मंत्रालय की कुछ काम हो, कार्यालय संस्था वगैरह का कुछ काम हो या कार्यरत कर्मचारी के बीच कुछ काम हो, तो वहाँ इस प्रकार के पत्राचार का आवश्यकता होता है। कभी किसी संस्था से सूचना मंगानी होती है, तो कभी किसी संस्था को सूचना भेजना होता है, कभी किसी व्यक्ति अथवा संस्था के पत्र की पावती भेजनी होती है, तो कभी निर्णय होने में देर लगने के कारण पत्र भेजने वाले पक्ष को अंतरिम उत्तर देना होता है। ऐसी स्थितियों में सरकारी पत्राचार के एक प्रकार पत्रा का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार के पत्र का उपयोग किया जाता है जिसे बोला जाता है प्रशासनिक पत्राचार। संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद हिंदी संघ की
राजभाषा का पूर्ण रूप नहीं प्राप्त कर सकी है, फिर भी संघ की राजभाषा होने की और वह पूर्ण वेग से गतिशील है। इसके फलस्वरूप संघ और राज्य की प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी ने सरकारी विभाग, कार्यालय, उपक्रमों और अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है। फलतः प्रशासनिक क्षेत्र और प्रशासनिक कार्यों के विविध रूपों में उसने अपने रूप जो है वो गढ़ने प्रारंभ कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ है, ठीक है, वो अब धीरे धीरे जो हिंदी है प्रयोजनमूलक भाषा की ओर जो है वो अग्रसर हो गया है। ठीक है, इस लाइन को हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, इसीलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी बहुत प्रकार के प्रयोग किया जाता है शब्द, जैसे कि निविदा, प्राकथन, प्राधिकार, निकाय, प्रोन्नति, सांख्याकन। ठीक है, तो ये सभी जो है ना, ये सब प्रशासनिक पत्राचार के कुछ शब्द हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशासनिक पत्राचार के स्वरूप की ओर। देखिए, केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालयों की व्यवस्था करती है। ये कार्यालय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले रहते हैं। उनका संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग पत्राचार से ही होता है। पत्र सरकारी कार्यालयों में उनकी कार्य पद्धति एवं संप्रेषण की रीढ़ की हड्डी होती है। जब एक सरकार दूसरी सरकार, राज्य सरकार को, अर्थात भारत सरकार राज्य सरकार को, एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को अपने से संबंध या अपने अधीनस्थ कार्यालय, विभाग, सरकारी संगठन, संस्थाओं, बैंकों, कर्मचारी संघों तथा सामान्य जनता विभिन्न विषयों पर पत्र लिखती अथवा उत्तर देती है, तब उन्हें सरकारी या प्रशासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए, सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को, या एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को, या सरकार लोगों को जो भी पत्र के माध्यम से जो भी पत्र लिखा जाता है या संदेश लिखा जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रशासकीय पत्र। ठीक है, सरकार द्वारा विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, स्वदेश स्थित कार्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लिखे गए पत्र भी इसी वर्ग में आते हैं। पत्र के कच्चे रूप को आलेखन या मसौदा तैयार करने कहा जाता है, जिसे कार्यालय सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक क्षेत्र कहते हैं। प्रारूप को भी पढ़कर अपने उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी संशोधित कर टंकित या साइक्लो स्टाइल कर कार्यालय को प्रेषित करते हैं। तदनुसार पत्राचार के अलग अलग रूप निश्चित किए गए हैं। कार्यालयों में कभी साधारण पत्र, तत्काल अर्ध सरकारी, तार देना होता है। यही नहीं, कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचना देने या अनौपचारिक टिप्पणी, मंत्रालय में छुट्टी की घोषणा, प्रेस नोट प्रसारित तथा कार्य, महत्व और अवसर की आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों के पात्रों का प्रयोग किया जाता है। पत्राचार से आप क्या समझते हैं? तो पत्राचार मनुष्य की समाजशीलता का प्रमाण माना जाता है। इच्छाओं, आवश्यकताओं के साथ भावों और विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम में सामाजिक रिश्तों के निर्माण और निर्वहन में पत्राचार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। निजी व्यवहार, ठीक है, हमने खुद का व्यवहार या व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए पत्राचार आवश्यक ही नहीं एवं अनिवार्य माध्यम रहता है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त पत्रों की रचना, प्रक्रिया, शैली एवं भाषा की अपनी विशिष्ट परंपरा उत्पत्ति होती है। सामान्यतः सरकारी पत्र विशिष्ट ढर्रे पर चलते हैं। उनमें न तो स्वतंत्र विचारों भावों का स्थान होता है, न ही स्वतंत्र विचारों भावों का और न ही स्वतंत्र शैली का, परंतु युग परिवर्तन के साथ जिस प्रकार शासन प्रणाली बदलती है, उसी प्रकार उसकी कार्य पद्धति भी बदलाव में आना शुरू कर देता है। अतः प्रशासनिक पत्र लिखने के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता होता है। पहला देखिए, पहला है सरलता। देखिए, आदर्श पत्र लेखन की एक प्रमुख विशेषता उसकी सरलता होती है। ठीक है, दुर्बोध पत्र प्रेषक के समझ में उलझने पैदा करता है। ठीक है, यदि अच्छे ढंग से नहीं लिखा गया हो तो क्या है, जो प्रेषक होगा उसके मन में उलझन पैदा करेगा। अतः पत्र द्वारा कहीं जाने वाली
जो बात है एवं तथ्यों को सीधे ढंग से और स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए कि उसमें पांडित्य प्रदर्शन करना मुख्यतः हो सकता है। देखिए, जो भी हम लोग पत्र के माध्यम से कहने वाले हैं उस ढंग को एकार्थ भाव से रखना होगा, ठीक है, तभी जो आगे व्यक्ति पत्र को पढ़ रहा है उसको समझ पाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है कि यदि उसमें कुछ पांडित्य भाव लगाएंगे तो वो जो है ना, वो पत्राचार की शैली अच्छा नहीं है, वो मूर्खता कहलाएगा। दूसरा, स्पष्टता। पत्र लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्या? स्पष्टता। उसकी स्पष्टता, पत्र में स्पष्टता लाने के लिए लेखन का विशेष शैली अपनाई जाना चाहिए। पत्र में लंबे वाक्य विन्यास तथा अत्यंत कठिन शब्दों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अब मान लेते हैं पैराग्राफ जैसा लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा, तो जो भी आदमी पत्र पढ़ेगा उसको पढ़ के तो बहुत देर से समझ आएगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, छोटा छोटा पैराग्राफ देना है ताकि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, वही लिखा हुआ है कि वरना पत्र पढ़ते समय पाठक को शब्दावली या शब्दकोश सामने रखना पड़ जाएगा कि क्या लिखा है, उसको ट्रांसलेट करेगा फिर पढ़ेगा। जो अमान्य हास्पद होगा ये सब गलत होगा, फिर उल्टा पल्टा वर्ड नहीं लिखना होगा, ठीक है, ये गलत होगा। विद्वता प्रदर्शन के लिए कि हम ज़्यादा विद्वान हैं वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अतः पत्र में प्रचलित शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों को संयोजन करना चाहिए, ठीक है, जोड़ना चाहिए उसमें। आगे है, देखिए दोस्तों, संक्षिप्तता। कोई भी कार्यालयीन पत्र संक्षिप्त होना बहुत जरूरी है। संक्षिप्तता पत्र की प्रभावोत्पादकता करती है। किसी भी पत्र में निबंध का स्वरूप नहीं होना चाहिए, वरना मूल अभिष्ट बातों का संप्रेषण छूटकर अन्य बातों का ही प्रक्षेपण अधिक मात्रा में हो जाएगा। जो मूल बात आप कहिएगा वह उस आदमी को पता नहीं चलेगा और वो गलत समझ लेगा, ठीक है, इसीलिए पत्र में संक्षिप्तता होना चाहिए। संक्षिप्तता से प्रेषक तथा प्रेषिती दोनों को ही सुविधा होती है तथा संक्षिप्त पत्र में गलतियां अपेक्षाकृत कम होकर कथन के प्रभाव महत्ता में वृद्धि करती है। मैंने जो आप कहना चाह रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में होगा, आज जो बात होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। आगे है शिष्टता। कार्यालयीन पत्र ही नहीं अपितु सभी प्रकार के पत्र लेखन की भाषा शिष्ट तथा विनम्र होनी चाहिए। पत्र अगर नकारात्मक सूचक भी है, अर्थात पत्र द्वारा किसी बात को नकारात्मक भी कहना है, तो उसे विनम्रता पूर्वक ही कहे जाना चाहिए ताकि पत्र पाने वालों के मन में चोट न लगे, ठीक है। जनता तथा कर्मचारियों की मांग एवं शिकायतों आदि पर तुरंत और उचित ध्यान देकर शीघ्र निर्णय की सूचना तत्काल पत्र संबंधियों को दी जानी चाहिए। इन बातों से जनता के मन में संतोष और सम्मान की भावना जागृत होती है। आगे है प्रभाव उत्पादकता। शासकीय पत्र में भाषा, पद विन्यास, वाक्य विन्यास, विचार तथा भावों की ऐसी सुगठित अवंती होनी चाहिए जिससे पत्र का प्रभाव प्रेषित के मन पर पड़ जाए, ठीक है। पत्र लेखन में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए पत्र लेखक की शासकीय कार्य प्रणाली और सरकारी नीति तथा संबंधी विषयों की गहरी समझ होनी चाहिए। जहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते वहाँ उटपटांग हिंदी शब्दों के बदले अंग्रेजी ही प्रचलित शब्दों में देवनागरी लिपि में डायरेक्ट लिख देना उचित होता है। देखिए, जहाँ जो वर्ड है वो गलत, माने हिंदी उसका समझ में नहीं आएगा, तो जो भी अंग्रेजी है उसी को हम लोग हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी में लिख देंगे कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजन है तो हिंदी में लिख देंगे कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ चीज़ होता है जो हिंदी में समझ नहीं आता है तो उसके अंग्रेजी को देवनागरी में करके लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे है वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा। देखिए, पत्राचार की भाषा और साहित्यिक भाषा में पर्याप्त अंतर होता है। सरकारी पत्रों में साहित्य से संबंधित मुहावरे, कहावतें और शेरो शायरी आदि कदापि उपयोग नहीं किया जाता है। सरकारी पत्रों की भाषा प्राय निश्चित शब्दावली, वाक्य विन्यास तथा विषय के अनुरूप शब्दों, वाक्यांशों, प्रयोगों की भाषा होती है। पत्र की भाषा में अप्रचलित और दुर्बोध शब्दों का भी कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वरना पत्र की भाषा उबारू तथा रुचिपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार सरकारी पत्र की भाषा में विशेष सावधानी बरतना चाहिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए पत्राचार के प्रकार। देखिए सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने वाले विविध पत्र निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पत्र या सरकारी पत्र, इसी के अंतर्गत पावती, अंतरिम उत्तर तथा स्मरण पत्र भी आएंगे। ठीक है, ये क्या है तो सरकारी पत्र था। आगे है अर्ध सरकारी पत्र, फिर है कार्यालय ज्ञापन, फिर है कार्यालय आदेश, फिर है प्रिंजांकन, फिर है अधिसूचना। ठीक है, फिर है संकल्प, फिर है प्रेस विज्ञप्ति तथा नोट, प्रेस नोट, फिर है तार से विभाव्य, फिर है अंतर विभागीय टिप्पणी। देखिए इन सभी प्रकारों की भाषा, इन सभी पत्र प्रकारों की भाषा राष्ट्रावली प्रारूप तथा प्रयोज्यत विशेषताएं होती है। इसलिए जिस संदर्भ स्थिति में कार्यालय आदेश का प्रयोग होगा उसमें कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक प्रशासनिक पत्र की दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग, प्रारूप भाग तथा कलेवर भाग। प्रारूप भाग में पत्र की संस्था, भेजने वाले कार्यालय का नाम और स्थान और तारीख, प्रेषक, प्रेषित विषय और संबोधन, अधोलिखित आदि उपयोग होते हैं। ठीक है, आगे है संक्षेपण। देखिए सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण और पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त माने छोटा रूप में और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण इसको माना जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों तथा तथ्यों को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें अनावश्यक बात छोड़ दी जाती है, मूल बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर निरंतर अभ्यास से यह काम करने की क्षमता बढ़ती है। आगे है संप्रेषण के संबंध में कहा गया है कि किसी विस्तृत विवरण या सविस्तार या व्याख्या विस्तार या वक्तव्य या पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजनों को संक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक या असंबद्धक और पुनरावृत्ति, आवश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले संक्षेपण के बारे में जान लेते हैं। देखिए संक्षेपण के संबंध में कहा गया है कि किसी विस्तृत विवरण, ठीक है, किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या या वक्तव्य या पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध या पुनरावृत्ति, आवश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन होता है। देखिए जो कि मान लेते हैं हम लोग पत्र वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें यदि विस्तृत विवरण दिया हो, जिस चीज़ के बारे में लिखे होंगे, और उसी चीज़ का दोहराव न हो, मतलब हम लोग एक ही बात दो बार नहीं लिखे होंगे। ठीक है, और सभी उसमें आवश्यक वाला बात होगा, उपयोगिता वाला बात होगा और मूल्य तथ्य जो होगा उसमें सम्मिलित किया जाएगा, उसी को बोला जाता है संक्षिप्त संकलन। ठीक है, तो संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है। ठीक है, यह क्या है? यह मानसिक प्रशिक्षण है, मानसिक व्यायाम भी है, जिसके निम्नवत गुण होने चाहिए। पहला है दोस्तों इसमें पूर्णता। ठीक है, देखिए संक्षेपण करते समय इस बात पर ध्यान रखना है कि उस संदर्भ की कोई बात छूटे नहीं। ठीक है, आवश्यक या अनावश्यक अंशों की पहचान करनी होगी, जिससे मूल विषय या विचार आ जाए, जो मूल विषय है या जो भी मूल विचार है उसमें सम्मिलित हो जाए। यह व्याख्या आशय एवं भावार्थ से भिन्न है। चलिए आगे है संक्षिप्तता। देखिए संक्षेपण ही इसका गुण है। इसमें व्याख्या, विश्लेषण या दृष्टांत या उद्धरण एवं उदाहरण के लिए जगह नहीं है। लंबे लंबे शब्दों की जगह समासिक शब्दों से सहयोग लेना चाहिए। ठीक है, या सहयोग लेना पड़ता है। ठीक है,
जैसे कि लंबा लंबा शब्द लिखने से अच्छा है कुछ समासिक शब्द लेंगे, छोटा लिख लेंगे उसी चीज़ को। संक्षेपण की सीमा रेखा जो है उसी के अंतर्गत काम करना होता है। ठीक है, यानी कि संक्षेपण की क्या होती है, सीमा रेखा होती है। यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी आवश्यक बात न छूटे। आगे है अस्पष्टता। संक्षेपण करते समय इस बात पर ध्यान रखना होगा कि पढ़ने वालों को यह न लगे कि कोई मूल बात छूटी हुई है। ठीक है, और अर्थ स्पष्ट उसको होना चाहिए कम से कम। अस्पष्टता के पालन के समय सावधानी की जरूरत होती है, जिसका पालन अनिवार्य है। भाषा की सरलता। संक्षेपण की भाषा सरल एवं परिष्कृत है। ठीक है, क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग अधिक नहीं होना चाहिए इसमें। अलंकृत भाषा से इसमें बचा जाना चाहिए। चमत्कार में भी बात घुमा फिरा कर नहीं लिखा जाए, बाह्य आडंबर से इसमें बचना चाहिए संक्षेपण में। आगे है शुद्धता। देखिए, भाव और भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संक्षेपण में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई विषय या तथ्य से भटका न जाए। अर्थ की अस्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और विकृति या परिवर्तित करने का अधिकार संक्षेपण में नहीं दिया जाता है, उसको चेंज करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अपनी ओर से टीका टिप्पणी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भाषा व्याकरण उचित होना चाहिए। ठीक है, देखिए संक्षेपण बनाने की विधियां कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, पहला है दोस्तों कि अवतरण का अध्ययन या मनन। अवतरण का अध्ययन या मनन। संक्षेपण कर्म से पूर्व मूल अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे प्रतिपादित विषय का परिलक्षित हो जाए। ठीक है, मतलब उसमें कुछ गलत ना हो। मूल अवधारणा को दोहराते समय संबंध अंशों को रेखांकित किया जाना चाहिए। यदि कुछ दोहरा गया तो उसको रेखांकित अंडरलाइन कर देना चाहिए। तीसरी बार अध्ययन के समय इस बात का ध्यान करना चाहिए कि कोई भी इसका गुड से गुड भाव स्पष्ट हो जाए। आगे है शीर्षांकन। मूल अवतरण से एक समुचित एवं सटीक शीर्षक का चयन करना चाहिए। ठीक है, और फिर है मूल भावों और विचारों को लिखना। मूल अवतरण के मुख्य भावों को संक्षिप्त करते हुए विचारों को क्रमशः उतारने और लिखने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। आगे है अलग से प्रारूप तैयार करना। संक्षेपण लिखने के पूर्व अलग से प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। प्रारूप की जांच सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। साथ ही साथ अनावश्यक लगने वाले असंक को निकाल देना चाहिए। आगे है अन्य पुरुष का प्रयोग। देखिए, संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाए। ठीक है, इसके साथ साथ उचित संज्ञा और सर्वनाम की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि अनावृत्तियों को छोड़ना। मैंने किसी भी बात या आवृत्ति को एक ही बार प्रयोग में लाया जाना चाहिए। अनावश्यक बात पर बल नहीं दियाना चाहिए। निरर्थक एवं पुरोक्ति से बचना चाहिए। निरर्थक बात और उसी एक ही बात को दो बार आने से बचना चाहिए। वाक्यों का संक्षेपण। वाक्य के स्थान पर वाक्यांश अथवा मुहावरे के स्थान पर यथासंभव स्थान पर उसमें प्रयोग करना चाहिए। आगे है संश्लिष्ट वाक्यों का प्रयोग। कई वाक्यों की जगह संश्लिष्ट वाक्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। विशेषण और क्रिया विशेषण से बचना चाहिए। संभव हो तो विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं ही किया जाना चाहिए। संक्षेपण 1/3 भेदों में तैयार हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाए, जिसमें इन बातों पर ध्यान दिया जाए। पहला कि संक्षेपण के ऊपर शीर्षक लिखा जाना चाहिए। मूल अवतरण के तृतीयांश की शब्द संख्या लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण अंश में प्रयुक्त शब्दों की संख्या लिखी जाए, ये ध्यान देना चाहिए। कार्यालय सरकारी हो या गैर सरकारी, कंपनी के हो या अकंपनिक, व्यवसायी हो या अव्यवसायी, संस्था हो या संस्था में प्रतिदिन पत्र, प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र आदि आते रहते हैं। कार्यालय में प्रमुख उच्च अधिकारी, निदेशकों, प्रबंधकों, सचिवों या मंत्री के सब कुछ नहीं देखते हैं। वे अपने कर्मी से संक्षेपण चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है।
या उसके अभ्यास पर निर्भर करता है, वे छोटे अधिकारी की दक्षता पर निर्भर करता है, उनकी ईमानदारी पर विश्वास कर संक्षेपण पर विश्वास कर लेते हैं, या विश्वास उसके कर्मशीलता पर निर्भर करना चाहिए। ठीक है। संक्षेपण अथवा सार, देखिए, लेखन से तात्पर्य है कि किसी अनुच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। संक्षेपण की अंग्रेजी में प्रिसाइज कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में समरी कहा जाता है, जो कि प्रचलित है। किसी विस्तार में लिखे गए विषय, मामले अथवा प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग भी जो भी उपन्यास था, उपन्यास का हम लोग समरी ही पढ़ करके समझे, तो वही चीज़ होता है। तो सार लेखन में मूल विषय वस्तु या कथ्य संबंधित मुख्य विचारों तथा तथ्यों को ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इसमें अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल विचार तथा तथ्य और भावों को ही रखा जाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन भी एक कला है और अध्ययन अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन भी एक कला है और अध्ययन अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज ही नहीं, अपितु जो दैनिक जीवन में भी संक्षेपण कला का अत्यधिक उपयोग है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं। संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण भी कहा जाता है। ठीक है। जिससे लेखन में स्पष्टता, सरलता और प्रभावशीलता पैदा होती है। आगे है मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, विभागों तथा सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों आदि में संक्षेपण या सार लेखन का प्रयोग यथास्थिति समयानुसार किया जाता है। मंत्री महोदय, सचिव या उसके स्तर के उच्चाधिकारियों के पास समय का अभाव के कारण पूरी फाइल पढ़ जाना कभी कभी जो है वो संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधीनस्थ अधिकारी मामले या प्रतिवेदन अथवा अभ्यावेदन आदि को सार संक्षेपण टिप्पणी द्वारा लिखते हैं, जिनके अनुसार उच्च अधिकारी, प्रबंधक, निदेशक अथवा अन्य मंत्री आदि अपने आदेश देते हैं अथवा कार्रवाई करते हैं। संक्षेपण से अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे संक्षेपण से विचारों की एकाग्रता एवं दृष्टता का विकास होता है। इससे शब्द की मितव्यता आदि में क्षमता बढ़ती है। इससे मानसिक चिंतन, मनन तथा विचारों में स्पष्टता आती है और सार लेखन से भी विश्लेषण शक्ति तथा विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशाली व घनीभूत होता है। आगे है कि संक्षेपण में मानसिक श्रम आदि की बचत होती है। संक्षेपण लेखन से ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। संक्षेपण करने का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई भी यदि अधिकारी हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप उनको एक कॉपी का पूरा मान लेते हैं कि 80 पेज का आप उनको फाइल बना कर दे दिए हैं, तो उतना समय थोड़ी है कि 80 पेज वो बैठ के पढ़ते रहेंगे। तो वो अपने से निम्न अधिकारियों को दे देंगे, अधिकारी को, वो उस चीज़ को संक्षिप्त में नोट करेगा और बाद में उच्च अधिकारी को दिखा देगा और उसके अनुसार वो मनन करके अपना जो है उत्तर वो लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है संक्षेपण की प्रक्रिया। क्या है संक्षेपण की प्रक्रिया? देखिए, संक्षेपण करना अथवा सार लेखन एक कला है। संक्षेपण को सुचारू रूप से तैयार करके उसे आदर्श बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है, संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अनुच्छेदों का भावार्थ समझ में आ जाना चाहिए और तब तक सार लेखन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि जब तक मूल विषय का भावार्थ आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है। जब आपको समझ में आ गया है कहानी, तब उस चीज़ का आप सारांश किसी को समझा सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में है। दूसरा है, मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए। आगे है, इसके बाद अनुच्छेद का 1/3 में संक्षेपण करना चाहिए। मतलब जितना बड़ा है उससे छोटा बनाना, माने 3 गुना छोटा बनाना कोशिश करना चाहिए समरी को। ठीक है। या इसमें संक्षेप को अपनी ओर से भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या इसका छूट नहीं होता है, अपने से कुछ नहीं जोड़ना होता है उसमें।
मूल अनुच्छेद का 1/3 संक्षेपण करना चाहिए। इसमें सापेक्ष को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। आगे है कि संक्षेपण को अंतिम रूप से दिए जाने से पूर्व उसका पहले कच्चा रूप तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, पहले एक बार खुद से लिख कर देख लीजिए, फिर अच्छा से लिखिए, फिर अपने से उच्च अधिकारी को दे दीजिए कि हाँ ये लिखा गया। ठीक है, मैंने उसमें उसका भावार्थ जो है वो शामिल हो गया। चलिए देखिए, आगे है 6 नंबर में कि संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लेखित कहावतें, मुहावरे, वाक्य प्रचार तथा अलंकार आदि को हटा देना चाहिए। और सामान्यतः संक्षेपण मूल अनुच्छेद का 1/3 होना चाहिए। और आगे है संक्षेपण की विशेषताएं। देखिए, विषय वस्तु के मूल भाव का संक्षिप्त, सरल और अभिव्यक्ति संक्षेपण या सार लेखन की मुख्य विशेषता है। सार लेखन में मूल भाव, विचारों, बातों तथा तथ्यों का रक्षण आवश्यक होता है। दूसरा है, मूल अनुच्छेद में व्यक्त या निरूपित मुख्य विचारों एवं भावों को क्रमबद्ध स्थापना संक्षेपण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। विचारों और भावों की विशृंखलता से संक्षेपण में भदापन आ जाता है। ठीक है, संक्षेपण की जगह तो छोटा रूप आ जाता है। ठीक है, असंगत तथ्यों तथा बातों का संक्षेपण में कोई स्थान नहीं दिया जाना है। फालतू बात उसमें नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, समरी लिख रहे हैं, छोटा रूप होना चाहिए, तो क्यों ऐड करना है उसमें। दूसरा चीज़, सार लेखन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसकी स्पष्टता। ठीक है, कितना वो स्पष्ट है। मूल विचारों तथा भावों को बिना उलझाए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही संक्षेपण की स्पष्टता की विशेषता होती है। ठीक है, आगे है संक्षेपण की भाषा सरल होना चाहिए। जो भी आप भाषा लिख रहे हैं संक्षेपण में, उसकी भाषा जो है वो सरल होना चाहिए। अतः इसके लेखन में कठिन शब्दों या अस्पष्ट वाक्यांशों या क्लिष्ट पदावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आदर्श संक्षेपण वह कहा जा सकता है जो अल्प समय में अल्प श्रम से सहजता से मूल विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके। कार्यालयीन कामकाज में आदर्श सार लेखन तभी संभव हो सकता है जब सार लेखन कर्मचारी अधिकारी का कार्यालयीन ज्ञान परिपूर्ण हो, माने अच्छा तरीका से उसको ज्ञान हो कि कैसे संक्षेप में लिख सकते हैं उस चीज़ को। अध्ययन गंभीर हो उसका, और भाषा और शब्द भंडार समृद्ध हो, विशेष चिंतन मनन की शक्ति हो तथा शैली पर अधिकार होकर आत्मविश्वास हो उसमें, तब वो संक्षेपण कर सकता है। अतः संबंधित अधिकारी कर्मचारी को चाहिए कि वे इन बातों की ओर विशेष ध्यान देकर संक्षेपण करने का सतत अभ्यास करें। ठीक है, आगे है टिप्पण। तो चलिए टिप्पण को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रशासनिक पत्राचार में टिप्पण तथा आलेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालय में आए पत्र पर अथवा कार्यालय की स्वतंत्र आवश्यकता की संपूर्ति के लिए टिप्पण तैयार की जाती है। टिप्पणी का अर्थ होता है दोस्तों पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी तथा टिप्पणीकरण का कार्यालय के विविध धान के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देना। ठीक है, टिप्पणी ही होता है कि उस चीज़ पर अपना सुझाव देना। इन्हीं सुझावों के आधार पर आलेखनकार पत्रोत्तर का प्रारूप तैयार करता है। अर्थात सरकारी कार्यालयों में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने में परिणाम स्वरूप जो अभिव्यक्ति फाइल पर लिखी जाती है उन्हें टिप्पण या टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी में संदर्भ के रूप में इससे पहले पत्रों का सार, निर्णय आदि हेतु प्रश्न तथा विवरण आदि सब कुछ अंकित किया जाता है। वास्तव में सभी प्रकार की टिप्पणियां संबंधित कर्मचारी अधिकारियों द्वारा विचाराधीन मामले के कागज पर लिखी जाती है। कार्यालयीन आवश्यकतानुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामले में अनुभाग अधिकारी आदि को स्तर से टिप्पणी आरंभ होती है। अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परंपरागत रूप से टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक के स्तर से शुरू की जाती है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियां मिनट में कही जाती है। टिप्पण को बनाते समय कुछ उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप में तथा संक्षेप में अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। अगर किसी मामले में दृष्टांत अथवा विशिष्ट निर्णय उपलब्ध हो तो उनकी ओर संकेत करना। ठीक है, मतलब अपना सुझाव दे देना अपने से उच्च अधिकारी को। दूसरा, वांछनीय विषय अथवा पत्र व्यवहार पर अपने विचारों को स्पष्ट करना। तीसरा, यह स्पष्ट करना कि आवर्ती के अंतिम निर्माण
के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे अधिकारी को निर्णय करने में सहायता मिलती है। टिप्पणी के प्रकार देखिए, कार्यालय में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है। मामलों का स्वरूप, अधिकार की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी जाती है, जिनमें प्रमुख है नियमित टिप्पण, फिर है सामान्य टिप्पण, फिर है अनुभागीय टिप्पण, फिर है संपूर्ण टिप्पण तथा अनौपचारिक टिप्पण। चलिए एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला है प्रशासनिक या नियमित टिप्पण। कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नियमित टिप्पण लिखे जाते हैं। ये टिप्पण रोजमर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह में ही सीमित होता है। दूसरा है सामान्य टिप्पण। सरकारी कार्यालयों में जो पत्र मामले पहली बार प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उन्हें सामान्य टिप्पण कहते हैं। ठीक है, जो मतलब मान लेते हैं सरकारी कार्यालय में जो मामले या पहली बार प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में कुछ अपना प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, तो उसमें कुछ सुझाव देने के लिए इस प्रकार का टिप्पण इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टिप्पण में पत्र का पूर्ववर्ती संदर्भ अथवा प्रसंग का उल्लेख नहीं होगा। आगे है अनुभागीय टिप्पण। इससे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। कुछ मामलों पर सरकारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में मामले के स्वरूप के अनुसार टिप्पण कर्ताओं के प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है और वे ऐसे स्वतंत्र टिप्पणियों पर अलग से अनुच्छेद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के टिप्पणियों को विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण कहते हैं। आगे है संपूर्ण टिप्पण। देखिए, विस्तृत टिप्पणियों को समर्पित टिप्पण कहा जाता है, संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त या तर्क वितर्क प्रसंग आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना होता है ताकि उसके आधार पर उच्च अधिकारी उचित निर्णय ले सके या आदेश दे सके। इस प्रकार के टिप्पण में संपूर्ण इतिवृत्ति के साथ साथ पूर्व संदर्भ, पूर्ववर्ती फाइलें के संदर्भ, पुराने फैसले आदि भी देने होते हैं। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विशेषात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। मतलब इसमें ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सूक्ष्म टिप्पण। देखिए, सूक्ष्म टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों के पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के हाशियों पर बाईं ओर निर्देश देता है, जो सामान्यतः संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है। उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। सूक्ष्म टिप्पण में सामान्यतः सम्मति हेतु स्वीकृति के लिए या औलाकार्थ आदि वाक्यों लिखे जाते हैं। बाद में संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देने पर वह अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पण के रूप में स्वीकृत अनुमोदित देख लिया ठीक है, मैं सहमत हूँ आदि वाक्य इसमें लिखता है। ठीक है, कि देख लिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ इससे। चलिए आगे देखिए। आगे इसके बाद कि किसी भी कार्यालय या संस्थाओं में कोई भी पत्र उपर्युक्त सोपान को पार करता हुआ निर्यातक दशा में पहुंचता है, तब किसी अधिकारी, सहायक या कर्मचारी से संबंधित आवश्यक टिप्पणी पर पत्र के सार को प्रस्तुत करते हुए उस पर लिए जाने वाले निर्णय हेतु सुझाव देता है। यदि कोई ऐसा पत्र प्राप्त होता है जिसके संबंध में पूर्व में भी पत्राचार हो चुका है, तो आदेश देने वाले पदाधिकारी ऐसे टिप्पणी लिखने की चाहत मांगते हैं जिसमें पूर्व के पत्रों का भी प्रसंग लेख हो गया है। इस प्रकार की टिप्पणी को प्राप्त पूर्ण टिप्पण कहा जाता है। आकार एवं संरचना की दृष्टि से टिप्पणी के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें उक्त नामों से जाने जाता है। पहला है प्रशासनिक टिप्पणी, दूसरा स्वतः पूर्ण टिप्पणी और तीसरा है आवर्ती पर आधारित टिप्पणी। देखिए, सबसे पहला है दोस्तों प्रशासनिक टिप्पणी। सामान्यतः प्रशासनिक टिप्पणियाँ पूर्णतः संक्षिप्त और आदेशात्मक एवं व्याख्यात्मक होते हैं। ऐसी टिप्पणियाँ प्रायः अधिकारी
किया करते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं ऐसे टिप्पणी करते हैं, वे पत्र पर ही अपनी टिप्पणी सामान्यतः लिख जाते हैं। ठीक है, जहाँ लिखने का उनका साइट दिया रहेगा उसी पर लिख देते हैं। जैसे अवलोकित या संचिका के माध्यम से उपस्थित करें या संचिकास्त करें या कर्मचारियों के बीच परिचारित करें या वार्तालाप करें या संप्रति इसे तत्काल स्थगित रखें या बाद में उपस्थित करें इत्यादि ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आगे है स्वतः पूर्ण टिप्पणी। ऐसी टिप्पणी जिसका संबंध प्रसंगों या पत्र व्यवहारों से न होकर प्रसंग लेखों से मुक्त होती है, उस टिप्पणी को स्वतः पूर्ण टिप्पणी कहते हैं। ऐसी टिप्पणियों में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप लिखी जाती है। इस प्रकार के टिप्पणी लेखन का प्रारंभ सहायक स्तर से लेकर अधिकारी वर्ग तक के लोग जो हैं वो कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणी में पद सृजन एवं किसी आपदा से उत्पन्न संकटों के विचारनास्त प्रस्ताव संबंधित टिप्पणी होते हैं। आगे है तीसरा दोस्तों, आहूति पर आधारित टिप्पणी। देखिए, ऐसी टिप्पणियाँ का प्रारंभ सहायक स्तर से होती है। कोई भी पत्र जब प्राप्त होता है तब उसमें निहित तथ्यों, विवरणों, आंकड़ों एवं पत्र प्रेषण अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनाओं के द्वारा आदेश देने का आग्रह एवं व्यय आदि की स्वीकृति, कार्य विशेष के लिए राशि की स्वीकृति या आवंटन इत्यादि से संबंधित विवरण टिप्पणी में लिखे जाते हैं। इसके साथ ही नियमाधीन उस पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी टिप्पणियां पूर्व प्रस्ताव के उल्लेख के क्रम संख्या के साथ किया जाता है। टिप्पणी लिखने के निम्नवत नियम जो है वो ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए हैं। पहला है, ध्यान योग्य है। पहला है, विचाराधीन पत्र में उल्लेखित सभी प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला जाए। दूसरा, टिप्पणी लिखते समय समालोचक की दृष्टि से अपनाई जाए, जिसमें संबंधित विषय के पक्ष एवं विपक्ष दोनों के तर्क को विधि संगत प्रस्ताव एवं विचार को उद्धृत किया जाए। इस तरह की टिप्पणी से किसी प्रकार के निर्णय को संबंधित पदाधिकारी से विचार लेने में सरलता होती है, जिससे विवेकपूर्ण विचार सामने आते हैं जो सकारात्मक होते हैं। तीसरा है कि टिप्पणी में पूर्व के सभी तथ्य क्रमवार सामने आए। इसके लिए टिप्पणीकार को ऐसे प्रसंग, निर्णय और आदेशों का जिक्र कर देना चाहिए ताकि कोई बिंदु अछूता न रह जाए जो भविष्य में परेशानी का कारण बन जाए। ठीक है, चलिए आगे है कि सभी सरकारी विभाग या संस्था निहित नियमों, परिनियमों, कानूनों व प्रावधानों, संहिताओं और संविधियों के अधीन कार्य निष्पादित करते हैं। ऐसे स्थिति में टिप्पणीकार के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वे संकेतक के साथ सभी समय समय पर जो नियमादित का जिक्र किया गया है उसका वर्णन अवश्य करें। टिप्पणी लिखते समय टिप्पणीकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें परिणाम एवं होने वाले हानि की बात होनी चाहिए जो समुचित हो। ठीक है, तो उसमें आप अपना फैसला, जो हानि होगा, जो लाभ होगा, सब चीज़ उसमें संचयन कीजिएगा। सब चीज़ लिखना होता है उसमें। किसी भी स्थिति में टिप्पणी आदर्श उन्मुख हो, इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि विभिन्न प्रश्नों के समाधान भी, उसमें सुझाव भी दिया जाए ताकि संबंधित पदाधिकारी को प्रस्तुत विचार एवं प्रस्ताव पर टीका टिप्पणी करने में कठिनाई न हो। मैंने मान लेते हैं कि आप अफसर बन गए, ठीक है, निम्नोच्च अफसर बन गए, नीचे वाले अफसर, तो अपने से उच्च अधिकारी को ऐसा टिप्पणी भेजिएगा कि आप उसमें अपना फैसला भी लिख लीजिएगा ताकि जो उच्च अधिकारी होंगे उनको फैसला लेने में थोड़ा सा कम परेशानी हो। ठीक है, आगे इसके बाद कि किसी भी स्थिति में टिप्पणी आदर्श उन्मुख हो। ठीक है, आदर्श उन्मुख हो माने आदर्श पर होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि विभिन्न प्रश्नों के समाधान के भी सुझाव दिए जाए ताकि संबंधित पदाधिकारियों को प्रस्तुत विचारों एवं प्रस्ताव पर टीका टिप्पणी करने में कठिनाई न हो। टिप्पणी अन्य पुरुष में लिखा जाए और टिप्पणी तटस्थ होकर लिखी जाए जिसमें पूर्वाग्रही हीन भाव न हो। ठीक है, इसमें थर्ड पर्सन में लिखा जाने के लिए बात कहा जा रहा है। ठीक है, टिप्पणी पत्र पर पर्याप्त हाशिया हो ताकि पदाधिकारी को लिखने में वह अपना स्पष्ट मंतव्य दे सके। टिप्पणी साफ साफ लिखा जाए
टिप्पणी लिखते समय पूर्व बाईं ओर शीर्ष पर संक्षेप में संबंधित अधिकारी का नाम और निर्देशित किया जाना चाहिए। ये सब ठीक है। आगे है दोस्तों इस 5वें चैप्टर से संबंधित सेकेंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये प्रारूपण है, इसके बाद प्रतिवेदन है आखिरी। देखिए कार्यालयों में सबसे पहले जान लेंगे कि प्रारूपण क्या है। देखिए कार्यालयों में पत्र के माध्यम से ही कार्रवाई की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है कि किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना, अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब उस पत्र पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। देखिए हम लोग जब किसी भी पत्र का अनुमोदन कराना होता है तो उससे पहले एक पत्र हम लोग लिख करके देखते हैं, ठीक है। अगर वो सही लिखा जाता है तो उसको हम लोग टाइपिंग करवा देते हैं और उससे हम लोग अधिकारी से उस पर अनुमोदित करवा देते हैं, ठीक है। तब वो क्या बन जाता है, पत्र बन जाता है। लेकिन जब तक उसमें अधिकारियों का साइन वगैरह नहीं करवाए हैं, ठीक है, या अपना एक कंप्लीट पत्र नहीं लिखे हैं, उससे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रारूपण बोलेंगे, ठीक है। तो उसको ही बोला जाता है कि कच्चा रूप तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए प्रारूपण की विशेषताएं। प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है कि कैसे पत्राचार लिखेंगे। आगे है इसके बाद कि प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संदर्भ रहित बातों से बचा जाना चाहिए, ठीक है। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना चाहिए, ठीक है। शुद्धता तथा तथ्यात्मकता सरकारी कामकाज में अनिवार्य होता है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज होना चाहिए। वह लिखित आदेश जिसमें किसी कर्मी, पदाधिकारी, व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा कुछ ऐसा गलत या सही कार्य निष्पादित हो जाता है जिससे संबंधित जुड़ाव कार्यालय, संस्थान या सरकार से हो तथा उसका प्रभाव किसी पर बुरा पड़ रहा हो, तो वैसी स्थिति में कार्यालय द्वारा आलेख तैयार कर संबंध व्यक्ति या व्यक्ति समूह या संस्था से जानने की लिखित इच्छा प्रारूपण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि किसी सरकारी कार्यालय, संस्था का संगठन के द्वारा पत्र लेखन के पूर्व उसका ढांचा तैयार करने का प्रारूप तैयार कर संबंधित अधिकारी को अनुमोदित लिया जाता है, प्रारूपण कहलाता है। जिस तरह से चित्रकार चित्र बनाने के पहले उसका रूप जो है वो मन प्रदेश में तैयार करता है, मैंने मन में ही सोचता है कि कैसे बनाएंगे, उसके बाद उसे कागज़ पर अपनी कुची के सहयोग से रूप रंग देकर व्यवहारिक रूप देता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी तथ्य को व्यक्त करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है प्रारूपण है। क्या है, प्रारूपण। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है, ठीक है, तो इससे संबंधित कर्मी पहले तैयार करता है, उसे पदाधिकारी के पास ले जाता है, उसको सुझाव के अनुसार जो तैयार किया जाता है वही प्रारूप है। यह पत्र प्रारूप नहीं है, यह तैयार हो जाने के बाद उसे टंकित या सुलेख के द्वारा साफ सुथरे अक्षरों में प्रस्तुत किया जाता है, उसे संबंधित पदाधिकारी से अंत में हस्ताक्षर करवाकर प्रेषित किया जाता है, वह प्रारूपण होता है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि आप एक निम्न अधिकारी है, तो आप एक मामले में अपना सुझाव दिए, तो सुझाव को आप देने से संबंधित आप उच्च अधिकारी के पास गए, उच्च अधिकारी उसमें कुछ त्रुटि बता दिए या और कुछ बता दिए, ठीक है, तो उस चीज़ को सुधार करके आप कंप्यूटरीकृत टंकन कराइए, ठीक है, टाइपिंग करवाइए, तब उस पर अनुमोदन करवाइए, तब वो प्रारूपण बन जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आप कर रहे थे क्या था, प्रारूप बना रहे थे आप उसका एक। वह लिखित आदेश जिसमें किसी कार्य पदाधिकारी, व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा कुछ ऐसे गलत या
सही कार्य निष्पादित हो जाता है जिससे संबंधित जुड़ाव कार्यालय, संस्था या सरकार से हो सकता है। उसका प्रभाव किसी पर बुरा पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति कार्यालय द्वारा आलेख तैयार कर संबंध व्यक्ति या समूह संस्था को इच्छा अनुसार प्रारूपण कहते हैं। ये सभी चीज़ अभी जस्ट पढ़ लिए थे दोस्तों। चलिए देखिए आगे इसमें पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन क्या है, तो देखिए पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक कला है जिसमें व्यक्ति खुलकर अपने हृदय की बातों को रखता है। वहाँ उसका चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि एक साथ स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार पत्र एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। एक अच्छे पत्र में निम्नवत विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे पत्र में क्या होना चाहिए? भाषा शैली की सरलता होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता और संपूर्णता होनी चाहिए, प्रभावित और बाह्य सजावट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। पत्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या सरकारी पत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रतिवेदन की ओर। देखिए प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ है किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रतिवेदन है। आप जानते हैं कि देश विदेश में अनेक ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्यों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, अर्थात मामले की बारीकी से खोजबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था, एजेंसी द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहा जाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदक कहते हैं। ठीक है, और जो समर्पित किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। साधारणतः ऐसा महसूस होता है कि बहुत सी अंग्रेजी विद्याओं का अनुकरण की परिपाटी हिंदी में स्वीकारी जा रही है, उसी का प्रतिफल यहाँ सामने में बना है। अंग्रेजी में एक विद्या है रिपोर्ट, जिसका समानार्थी शब्द माना गया है प्रतिवेदन, जबकि यह दोनों समानार्थी नहीं है। फिर भी अंग्रेजी का रिपोर्ट शब्द समाचार के माध्यमों से सूचना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी अपराधी के बारे में थाने में जो शिकायत की जाती है उसे भी रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई आदमी आपसे रिपोर्ट करवाया उसमें, तो आप उसमें लिख लिए, फिर आप उसके बारे में जाकर के छानबीन कीजिएगा। ठीक है, तब उसका पकड़ाई वगैरह होगा यदि दोषी होगा तो यही चीज़ है प्रतिवेदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद देखिए बृहद हिंदी कोश में प्रतिवेदन का आशय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि किसी घटना, किसी योजना आदि से संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिस अधिकारी या सभा आदि में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। माने आपका जो छानबीन के बाद जो आप तैयार किए हैं रिपोर्ट, ठीक है, उसी को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन की एक सरल परिभाषा यह भी हो सकती है किसी सक्षम पीठासीन पदाधिकारी के अधीन गठित समिति आयोग द्वारा किसी विशेष मामले की जांच पड़ताल और छानबीन पर आधारित विवरण या मंतव्य आदि के लेख को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन एक लिखित ऐसा विवरण है जिसमें तथ्यात्मक बातें सही और सीधी और सपाट स्थिति में सामने आती है। यह किसी घटना, संस्था, विभाग इत्यादि को सपाट जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जांच स्तर, कार्य और उनके परिणामों को स्पष्ट रूपों में व्यक्त किया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो किसी स्कूल, कॉलेज के वर्ष भर की गतिविधियों, आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार विवरण समारोह आदि को भी प्राचार्य या प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन की खूबियां, विशेषताएं, गुण निम्नवत होना सुनिश्चित किया जाता है। पहला, प्रतिवेदन तथ्यात्मक होना चाहिए। दूसरा, तथ्यों का प्रमाणिक होना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप उल्टा पल्टा कुछ लिख दिए अपने रिपोर्ट में।
कोई भी प्रतिवेदन एक कानूनी या वैधानिक दस्तावेज का रूप ले सकता है। इसके आधार पर अनेक सर्वव्यापी जनहित के फैसले लिए जाते हैं। इसलिए प्रतिवेदन का थोड़ा सा भी भाग तथ्यहीन और भ्रामक और अप्रामाणिक या अनुत्तरदायित्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये बड़ा कारण बन जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, आगे है निर्णयात्मक की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। विसंगतिहीनता और विरोधाभासीहीनता का गुण उसमें नहीं होना चाहिए। और इसमें है विषय निष्ठता का गुण होना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त, सुगठित और उपयोगी होना चाहिए। प्रतिवेदन में शीर्षक का महत्व होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवेदन में अनुच्छेद का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पर बांटते समय तथ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।